नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आज मेरे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जिनका नाम है अभिषेक बहुगुणा जी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और साथ ही वो जन अधिकार पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे मौजूदा हालातों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। जी धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरह से मैंने शुरुआत में बताया कि आप जन अधिकार जो पार्टी है उसके उपाध्यक्ष भी है, सबसे पहले मैं जन अधिकार पार्टी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, आखिर ये क्या कुछ है? देखिए, जनाधिकार पार्टी की अगर मैं बात करूं, उसकी रूपरेखा सिर्फ इसी उद्देश्य से बनी है कि ये पूरे देश और उत्तराखंड प्रदेश में भी स्पेसिफिकली सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, ये जनता के अधिकारों की बात की है। यहां स्पष्ट तौर पे ये हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी विषय का राजनीतिकरण ना किया जाए, बल्कि उसका समाधान निकाला जाए। व्यवस्थित तौर पे अगर हम आजकल राजनीति का परिप्रेक्ष्य देखें तो अमूमन एक राजनीतिक दल दूसरी राजनीतिक दल पे आरोप और प्रत्यारोप का ही जो है कुनबा बुनती रहती है और जनता को हमेशा भ्रमाती रहती है, कभी कुछ उद्देश्य को लेके, कभी किन्हीं वादों को लेके। मगर किसी भी समस्या के सॉल्यूशंस की तरह अगर हम बात करें कि उस समस्या का समाधान कैसे होगा, जनता को उनके अधिकारों कैसे मिलेंगे, उनकी परेशानियों का निदान कैसे होगा, इस बात पे चुनावी माहौल के अलावा कभी बात नहीं होती। विधानसभाओं में भी अगर हम देखें तो जो भी नोटिफिकेशन गैजेट्स पास होते हैं, जो विधेयक लाए जाते हैं, वो या तो किसी बिजनेसमैन को संरक्षण देके या फिर किसी के फायदे के लिए, मगर जनता हमेशा उससे पीछे ही रहती है। जनाधिकार मोर्चा जो पिछले वर्ष में भी पहले काम करता आया है, उसने समाज में इन्हीं सब बातों को देख के ये निर्णय लिया था कि अब जनाधिकार मोर्चा राष्ट्रीय लेवल पे एक जनाधिकार पार्टी के रूप में कार्यरत करेगा। और यहाँ जो पूरे भारतवर्ष, उत्तराखंड की जनता भी इसमें सम्मिलित है, उनके अधिकारों की बात होगी। उनके अधिकारों में वही जल, जंगल, जमीन, इन सब के अधिकारों की बात होगी। उस भू कानून की बात होगी उत्तराखंड में, उन अधिकारों की बात होगी जो कि हर व्यक्ति के घर से लेके उसके व्यवसाय तक जुड़ा है। सिर्फ राजनीतिकरण करना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है असल जनता को उसके अधिकार दिलाना। देखिए जिस तरह से आपने बोला कि जनाधिकार मोर्चा ही जैसे कि उसका नाम है, यानी जनता को लेकर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे आपने शुरुआत में बोला, देखिए बहुत मोर्चे खुल चुके हैं, जैसा कि आपने बोला ये आपका मोर्चा बहुत पुराना है, आप पार्टी के रूप में आप इसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ आपको उपलब्धियां अभी पहले मिल चुकी हैं और आने वाले समय में क्या कुछ आपकी रणनीति है इसको आगे बढ़ाने की? देखिए, मैं उपलब्धियों की अगर बात करूं तो जनता हमारे साथ इसी कारण से जुड़ी है क्योंकि हम उनके घर पे उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए सक्षम रहते हैं। हम बात करते हैं उस हर एक महिलाओं की, उन बच्चों की, उन परिवारों की जिनका शोषण और दोहन सरकार द्वारा किया जाता है उनकी नीतियों को लेकर, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे उनके एडमिशंस को लेकर उनका घोटाला हो, उनके बैंक्स में जो उनके अकाउंट्स के साथ में जो और फर्दर जो उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो है नीतिकरण हो, उन सबको लेकर हमने काफी जो है जितने भी जो जनता है हमारी, उनके साथ हमने उनका पूरा सहयोग किया है। इसी में एक और मोर्चे ने इससे पहले कई ऐसे निर्दलीय जो लोग, व्यक्ति जो चुनाव लड़ते हैं इस निकाय चुनाव में, यहाँ पे जो ग्राम पंचायत में, और इन सबको उनको भी हमने उनकी भूमिका को लेकर हमने उनको जहां हमने उनका समर्थन किया, जनता ने उसको हमेशा अपनाया है। और आज बहुत सारे निर्दलीय व्यक्ति जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो अपने सभासद के तौर पे भी कार्यरत है उत्तराखंड चुनाव में भी। तो ये सारा प्यार जनता का ही है जो हमने अंदर खाने जनता के साथ उनके घर पे, उनके घर की समस्याओं को दूर करने के साथ आपस में कंधे से कंधा मिला के उनका जो है साथ दिया है। उन्हीं सबकी मांग के बाद जब हमने देखा है कि एक्चुअल जो हमारी समस्या है वो है हमारी नीति निर्धारण में। नीति निर्धारण होती है विधानसभा से या लोकसभा से, तो क्यों ना इन समस्याओं को वहीं से निपटा जाए ताकि हर घर को संबंधता मिले। तो इन्हीं सब उद्देश्य से लेके और जनता की मांग को लेके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का संकल्प जो हमारा था, उसका अगला पड़ाव इस समस्याओं को विधानसभा और लोकसभा में लाके दूर करने की उद्देश्य के साथ ये गठन किया गया है। देखिए, जिस तरह से आपने बोला, क्या आपको लगता है जैसे कि आप बहुत समय से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, आपका ये मोर्चा जुड़ा हुआ है, अब पार्टी के रूप में ये सामने उभर कर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जनता की जो ज्यादा, अगर हम गौर करके देखें, जो मूल समस्या है वो क्या है?
देखिए, जनता की जो मूल समस्या है, सबसे पहले तो जल, जंगल, जमीन, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, सन 2000 के बाद से जब तक कि 9 नवंबर के बाद उत्तराखंड की जब परिकल्पना से के बाद जब इसको साकार किया गया, तो उस दिवस के बाद से आज दिवस तक उत्तराखंड के जल, उत्तराखंड का जंगल, उत्तराखंड की जमीन, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हर उस नागरिक का अधिकार जो उत्तराखंडियत के उस सपने में हमारे जो आंदोलनकारियों ने अपने बलिदान दिए, अपना संघर्ष किया, वो आज भी धरा का धरा है। हर एक व्यक्ति से जो ये बात यहाँ मेरी सुन रहा है, वो अपने दिल पे हाथ रख के देख सकता है कि आज उत्तराखंड की जो हालत है, उत्तराखंड का जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, उससे जनता को कितना नुकसान पहुंच रहा है। हर साल हर एक जनता अपने अधिकारों से महरूम होती जा रही है, कभी वंचित होती जा रही है, कभी कोई समस्या है, कभी कोई समस्या। उन समस्याओं का निदान नहीं है सरकार द्वारा, उस समस्याओं को छुपाने के लिए एक अगली समस्या खड़ी कर दी जाती है यहाँ पे। तो सरकार, यहां पे मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि अब जनाधिकार पार्टी आपके इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। एक समस्या, अगर हम बात करें भू कानून को लेके, अगर हम बात करें उन महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके, अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, शिक्षा के जो साधन है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, इनको लेके ये इतनी चरमरा चुकी है उत्तराखंड में कि जिसकी कोई हद नहीं। और जो इसकी बात करी जब जाती है यहाँ पे, पहले तो विधानसभा में इनको लेके कोई चर्चा ही नहीं होती है, और जो चर्चा होती है वो विधानसभा के सिर्फ उन पन्नों तक रह जाती है, उसका धरातलीकरण एकदम शून्य है। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, जिस तरह से यहाँ पे पर्यावरण का नुकसान किया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे उद्योगीकरण और पर्यावरण के बीच में जो सामंजस्य है, उसको दरकिनार करके बाहर के व्यक्तियों को, जो बाहर के विदेशियों को या बाहर के ऐसे व्यक्तियों को जो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस के लिए, अपने कार्य के लिए सिर्फ यहाँ पे आके जमीनों का जो है घोटाला करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देती हैं जो सरकारें, उसकी वजह से असल उत्तराखंडियत का नुकसान किया जा रहा है। और इस उत्तराखंडियत के जो हमारा जो मुद्दा है, इस उत्तराखंडियत को बचाना है, और ये उत्तराखंडियत बचाने का ही सबसे बड़ा नारा है कि अब राजनीतिकरण नहीं, अब जनाधिकार की बात होगी। बिल्कुल। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जैसे कि अभी आपने बोला भू कानून, देखिए भू कानून को लेकर बहुत कुछ ऐसी राजनीतियां चल रही हैं, बहुत लोग इसको सही तरह से ले रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। और सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर पहाड़ में पहाड़ी नहीं बचेंगे तो फिर क्या फायदा। यहाँ के लोग अगर पलायन कर जाएंगे, बाहर के लोग वहां पर आकर अपना जमीन खरीद फरोख्त करेंगे, तो फिर क्या फायदा अगर पहाड़ में पहाड़ी नहीं बचेंगे। सरकार तो ये कह रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल बहुत एक बेसिक चीज इसमें बात बताऊं, जब एक परिवार का जो संरक्षक होता है पिता, अगर वो बच्चों को वो जो क्या बोलते हैं, जिस तरह से वो उद्देश्य, जब बच्चों का उद्देश्य से जब वो भटक रहे होते हैं, या फिर जब उन परिवार को चलाने की जब बात आती है, तो परिवार का सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है वो कमान संभालता है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं यह बात बोलता हूं, जिस दिन उत्तराखंड कि यहाँ पे जब भूमिकरण में, जब उत्तराखंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जब अलग होके अपने स्वरूप में आया था, उसके बाद उत्तराखंड प्रदेश की सरकार का सबसे परम दायित्व होता है कि वो उस पिता की जो भूमिका है उसको निभाए। अगर आज ये सवाल करते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति का पलायन हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार ये सरकार है। जिन कारणों से वो पलायन हो रहा है, वो कारण को उत्पन्न करने वाली जो सबसे पहली जो भूमिका है, वो इन्हीं सरकारों द्वारा निभाई गई है। स्विट्जरलैंड को देख लीजिए, हिमाचल को देख लीजिए, बहुत दूर मत जाइए, हिमाचल को देख लीजिए। हिमाचल में किस तरह से, हिमाचल में जो व्यक्ति पहाड़ में रहता है, उसके लिए उस जगह का जल, उस जगह के जंगल, उस जगह की जमीन, वहां पे रोजगार के जो साधन है, उन सबको व्यवस्थित तौर पे कार्यभार जो उठाने की जो कोशिश की गई है, वो सरकार द्वारा ही की गई है। नियमितीकरण की बात हो, चाहे वहां के व्यवस्था की बात हो, ये सब चरमराई इसलिए है, पलायन का कारण इसलिए है क्योंकि सरकार ने यह जानबूझ के षड्यंत्र किया है कि ये व्यक्ति देहरादून में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में आके बसे और वहां की जमीनों का ये अपना जो भी दोहन है इनका, बाहर के व्यक्तियों को यहाँ लाके उनको इंडस्ट्रीज खुलवाएं, होटल्स खुलवाएं, खुद के होटल्स खोलें। आज देखिए कितने मंत्रियों के होटल्स अपने यहाँ बन रहे हैं। ऐसी जगह जो फॉरेस्ट लैंड है, पहाड़ों में लोगों के, मंत्रियों के यहाँ पे जो है घर बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, बाहर के व्यक्तियों के होटल्स बन रहे हैं, और वहां पे कार्य कौन कर रहे हैं? उत्तराखंड के व्यक्ति, जिनको मालिक होना चाहिए उनको नौकर बनाया जा रहा है सरकार द्वारा।
तो पलायन का कारण सबसे पहला उत्तराखंड की इस सिचुएशन का, आज हमारे उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड में ना रहते हुए बाहर के प्रदेशों में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि उसको यहाँ पे साधन नहीं मिलता। कौन व्यक्ति नहीं आना चाहता उत्तराखंड में? अपने अपने घर में कौन नहीं रहना चाहता? ये कुव्यवस्था का जो कारण है सरकार ने पैदा किया है, और सरकार ही जो है इसको जनता के ऊपर मतने जाती है कि आप छोड़ के चले गए, आपने कितनी सुविधाएं दी, आपने किस तरह से शिक्षाओं को वहां पे संवारा है, किस तरह से आपने वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया है। ये सवाल, ये आज भी ये सवाल जिंदा है जब से उत्तराखंड बनाया तब से और आज तक में। आज भी प्रसव पीड़ा में उत्मारना से और दूर दराज के गांव से जो महिलाएं वो गांव के जो वासी हैं उनके द्वारा उठा के लाई जाती हैं। उसके बावजूद भी जो उनके जो सेंटर, यहाँ के जो अस्पताल हैं गाँव के पहाड़ के, वो सब रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। वो उठा के देहरादून में या तो दून अस्पताल में लेके आते हैं, फिर दिल्ली लेके जाते हैं, तो फिर कुमाऊं से तो हल्द्वानी लेके आते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं का व्यवस्थाओं को जो कुव्यवस्था बनाने की जो सबसे बड़ी जो कारण है वो हमारी सरकारें हैं। अब ये सरकारें वो सब हैं जो आज से सत्ता में रही हैं और आज भी सरकारें में हैं। तो ये इनकी जवाबदेही की जब बात आती है तब ये यही बोलते हैं कि जो भी कर रहे हैं वो कोई छुट भैया नेता हैं तो वो कर रहे हैं, हम तो अपने काम कर रहे हैं। बट लेकिन धरातलीकरण इसका देखे तो सब उत्तराखंड की जनता के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अन्याय है जिसकी आवाज हमने अभी तक मोर्चे के तौर पे उठाई थी और अब विधानसभा में और संसद में उठाए जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये बातें तो चलिए फिर भी उत्तराखंड को लेकर हो गई। अगर हम आज की राजनीति को लेकर बात करें, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो आजकल की राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब लोगों को लेकर कहीं ना कहीं हम अपनी राजनीति में देखते हैं कि हर राजनेता अपनी कहीं ना कहीं अपना फायदा देखता है कि हिंदू में और मुस्लिम में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर किसी भी पार्टी को ले लीजिए। क्या आपको लगता है क्या वाकई में ये ध्रुवीकरण की राजनीति कुछ कारगर होगी साबित? देखिए, ध्रुवीकरण की अगर हम राजनीति की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड में तो ये ध्रुवीकरण अब धीरे धीरे बहुत, अब तो पहाड़ और प्लेन तक में भी आ चुका है, जो एक तरह से मेरे हिसाब से एक बीमारी है। ये जो ध्रुवीकरण है हमारे सेक्युलरिज्म में, हमारे जो संविधान है उस संविधान में हमेशा से एक ही नारा है, अगर हम स्पष्ट तौर पर अगर हम बात करें, वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतवर्ष के 4 सिपाही। और इसी नारा को उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने भी अपनाया था और यही बात कही थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तराखंड के 4 सिपाही। सरहद पर यह नहीं देखा जाता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, वो हमारे देश की सेवा करता है, वो एक सैनिक है। आज भारत जो है अपना चैंपियंस लीग में मैच खेल रही है। शामी जब बॉलिंग कर रहा है तो यह नहीं कहा जा रहा है कि वो मुसलमान है, ये कहा जा रहा है कि वो भारत का एक बॉलर है और बहुत शानदार और सशक्त बॉलर है, जो आज शायद न्यूजीलैंड के साथ में अपनी जो है कलाओं को दिखा रहा है। जब हम बात करते हैं राजनीति की, उस समय ये भारतवर्ष के जो भारतवासी हैं, जो एकता का प्रतीक है पूरे विश्व में, उनको तोड़ने वाली जो ये बीमारी, जो मानसिकता है, जो राजनीतिक नेताओं की है, जो इन व्यक्तियों को, भारतवर्ष राष्ट्र को भागों में बांटते हैं। कोई हिंदू में बांटता है, कोई सिख में बांटता है, कोई ईसाइयों में बांटता है, कोई मुस्लिम में बांटता है। मैं जनता से यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, इनको सबसे पहले नकारा जाना चाहिए। ध्रुवीकरण करने की राजनीति को अगर हम बढ़ावा देंगे तो हमारा परिवार इसी तरह से पछताता रहेगा जिस तरह से हर चुनावों में पछताते हैं। आज नेशनल लेवल पे हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी जब बात करते थे कि विश्व गुरु बनने की, उसको जवाब दे रहे हैं ट्रंप जी कि हमने जो है भारत को बता दिया है। भारत के जो आयात और निर्यात के जो मैटर्स हैं, उस मैटर्स में भारत में दिए जाने से पहले, स्टेटमेंट दिए जाने से पहले भारत की नीतियां क्या होंगी, उसमें नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टेटमेंट दिए जाने से पहले ट्रंप निर्धारित कर रहे हैं कि हमने उनको बता दिया, वो उन्होंने टैरिफ्स कम कर दिए आयात निर्यात में जितने हमने। इस तरह की जब स्थिति आती है, ये तब आती है जब आप एक सशक्त सोच के व्यक्ति को ना रखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति को अगर सपोर्ट करते हैं। तो अगर ध्रुवीकरण की राजनीति को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही नेता आएंगे जो कि सशक्त ना होते हुए सिर्फ एक समकक्ष, एक बहुत सारा संकीर्ण भावना के साथ में पूरे देश को जो है शायद नीचे की तरफ धकेलते रह जाएं। तो ध्रुवीकरण की राजनीति का हम
इसको विरोध करना चाहिए। जनाधिकार मोर्चा इस बात का एक उदाहरण है, जिसमें ना हिंदू देखा जाता है, ना मुस्लिम देखा जाता है, ना सिख देखा जाता है, ना कोई ईसाई देखा जाता है, ना कोई फॉरेनर है और ना कोई बहुत ही ज्यादा अपना, सब बराबर हैं। समता की राजनीति है, समानता की राजनीति है, जनता के अधिकारों की बात है, संविधान की बात है, और इसी संविधान की संरचना के कारण आज भारतवर्ष एक है। तो जो राजनीति भारतवर्ष को एक के बजाय टुकड़ों में बदल दे, ऐसी राजनीति का हम सबको विरोध करना चाहिए, और ऐसी राजनीति बहुत खतरनाक है अगर हम दूरदर्शी देखें तो। यही वो कारण है जो दंगों को फैलाती है, जो कि संकीर्ण मानसिकता को फैलाती है। बिल्कुल। देखिए, आखिरी सवाल मैं चाहती हूँ कि क्या आप अपने जन अधिकार जो आपका मोर्चा है, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जनाधिकार मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ जनता को एक बात कहना चाहता हूं, यह समय है जब हम राजनीति को छोड़ते हुए जन अधिकारों की बात करें। यह वो समय है जब हम किसी व्यक्ति विशेष की सोच को छोड़ते हुए अपने परिवार को सशक्त करने की बात करें। यह वो समय है जब हम अपने परिवार को सशक्त करें और साथ साथ भारत माता की जय भी करें। और ये भारत माता की जय करने वाला कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई अलग अलग नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारतवर्ष के 4 सिपाही का नारा होना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें सच में विश्व गुरु बनना है, तो हमको इस संकीर्णता को छोड़ते हुए एक समानता के साथ में एक अच्छे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने देश को आगे ले चलाना चाहिए। उसमें सबसे पहले प्रथम नागरिक की जिम्मेदारी है, जो इस संविधान का सबसे बुनियादी स्तर पे सबसे मजबूत स्तंभ है। तो हमें एक नागरिक होने के नाते सरकार के साथ, अपने अधिकारों के साथ सबसे पहले न्याय करना चाहिए। संविधान को अपने जो हमारे जो मूलभूत जो हमारी जो सोच है, समझ है, हमारे कोई भी धर्म हो सकता है, हमारे कोई भी विचार हो सकते हैं, मगर उद्देश्य सिर्फ समानता, एकता और उन्नति होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जनाधिकार मोर्चा जिस तरह से अभी हमें बताया भगुना जी ने कि आखिर किस तरह से वो कार्य कर रहा है, किस तरह से लोगों के साथ वो एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है, किस तरह से वो ध्रुवीकरण की राजनीति को बिल्कुल ही कटाक्ष करता है। देखिए, अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप बदलाव की राजनीति चाहते हैं या यूं ही ध्रुवीकरण की राजनीति में लिपट कर और सिमट कर रह जाना चाहते हैं। अब देखिए, ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि जन अधिकार जो मोर्चा है वो बदलाव की राजनीति भी करना जानता है और वो कर भी रहेगा। देखिए, ये अब आपके ऊपर है कि आप बदलाव चाहते हैं या नहीं। देखिए, फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।